हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमें कॉम्प्लेक्स के लास्ट यूनिट है, जो यूनिट नंबर 4 रहेगी अपनी सीरीज। यूनिट नंबर 4 सीरीज एंड रेजिड्यू। ठीक है, 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई टॉपिक बीच में रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी जो भी रह गया होगा। वैसे मैंने मेरे अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर किए हैं, फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो या फिर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आज फिर करें स्टार्ट। यूनिट 4 हमें करनी है। यूनिट फोर्थ को मैं ऐसे करवाऊंगी, पहले बीच में से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पहले वाला है टॉपिक वो फिर सिंगुलरिटी के साथ मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी। तो मैं पहले सबसे पहले जो आपका टॉपिक करवाऊंगी वो बीच में से स्टार्ट करवाऊंगी, आप कंफ्यूज मत होना। हम करेंगे स्टार्ट सिंगुलरिटी से ही करेंगे। ठीक है, सिंगुलरिटी से। जो अपना ये बीच में सिलेबस है, नीचे से सेकंड लाइन पे चलोगे तो उसमें है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी एक अच्छा टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपके। एक तो सिंगुलरिटी से और एक रेजिड्यू से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। हम टेलर सीरीज भी करेंगे, लोरेंट भी करेंगे, और वो किस तरह से मतलब सिंगुलरिटी पे कैसे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी करेंगे। पर हम विद द हेल्प ऑफ सिंगुलरिटी जाएंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम विद द हेल्प ऑफ सिंगुलरिटी भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं टेलर सीरीज के हेल्प से। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर पहले आप सिंगुलरिटी कर लेंगे तो। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम करेंगे सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, ठीक है, सिंगुलरिटी में क्या करना है हमें? सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट। ठीक है भाई, सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट। ए पॉइंट डेफिनेशन लिखो भाई। ए पॉइंट, अ पॉइंट, एक पॉइंट होगा। ए पॉइंट z is equal to z naught, a point z is equal to z naught is said to be सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट किसका होगा? किसी फंक्शन का होगा। ए पॉइंट z is equal to z naught is said to be सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट ऑफ f। एक पॉइंट z is equal to z naught is said to be singular point of f if, कब होगा सिंगुलर पॉइंट? इफ f is not analytic, not f is not analytic at z is equal to z naught। एक पॉइंट है z is equal to z naught is said to be, एक पॉइंट होगा z is equal to z naught is said to be सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट। कौन? जेड नॉट पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे इस फंक्शन f का। इफ f इज नॉट एनालिटिक, अगर अपने पास f एनालिटिक नहीं है एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। एनालिटिसिटी में बता चुकी हूँ कि अगर कोई फंक्शन, कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू जेड नॉट, इस पे फंक्शन एनालिटिक कब होगा? जब इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है तो अपने पास सिंगुलरिटी देगा, या पॉइंट पे अपने पास डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी सिंगुलरिटी देगा। अगर फंक्शन अपने पास एनालिटिक नहीं है इस पॉइंट पे तो उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट। जिस भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, या फिर सिंगुलरिटी। क्लियर हो गया भाई? सिंगुलरिटी क्या होती है? पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज सेड टू बी एन सिंगुलर पॉइंट इफ f इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट। ठीक है भाई, अब इसमें दो नोट और लिखो। नोट नंबर 1 है f is analytic, f is analytic, f is everywhere, everywhere analytic implies that no singularity, no singularity। second point है f is nowhere, f is nowhere analytic, this implies that
नो सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, अगर फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है तो भी फंक्शन क्या नहीं होगी, सिंगुलरिटी नहीं होगी, या फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे एनालिटिक है तो भी कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी। क्लियर है भाई, ये दो नोट बना के लिख लेना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ है, 0 पे, तो z इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, सिंगुलरिटी, f हैज सिंगुलर पॉइंट, f हैज सिंगुलर पॉइंट एट z इज इक्वल टू 0। और कैसी सिंगुलरिटी आगे हम करेंगे, ये पोल सिंगुलरिटी देगा 0 पे। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिख लिया, f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर 1/z, तो z इज इक्वल टू 0 पे इसको दिक्कत है, तो ये भी अपने पास z इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट, क्या होगा भाई, सिंगुलर पॉइंट। क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, अगर f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस 2 दे दे, तो जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, तो एट z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 सिंगुलरिटी। ठीक है, इस फंक्शन की सिंगुलरिटी कहाँ होगी, 1 पे और 2 पे क्या होगी, सिंगुलरिटी होगी। क्लियर हो गया है भाई, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है, अगर अपने पास दो एग्जांपल और लिखो पहले, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने जेड का कॉन्जुगेट दे दिया, हम ये एग्जांपल करके आए थे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। इसके नीचे एक रिजल्ट और लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट, मैंने कहा था ना कि फंक्शन अपने पास क्या होगा, अगर कहीं भी एनालिटिक नहीं है तो नो सिंगुलरिटी, तो यहाँ पे लिख लो नो सिंगुलरिटी, इस फंक्शन की कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने जेड स्क्वायर लिख लिया, ये क्या होता है अपने पास, एनालिटिक होता है एवरीवेयर, ये क्या होता है, एनालिटिक एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या होगा, एनालिटिक होगा, तो भी इस फंक्शन का क्या होगा, नो सिंगुलरिटी, कोई सिंगुलरिटी नहीं होती भाई इस फंक्शन के पास, ये फंक्शन क्या होता है, एंटायर होता है, इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं होती, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ना डिफरेंशिएबल होता है और ना एनालिटिक होता है, तो ये इस फंक्शन के पास भी कोई सिंगुलरिटी नहीं होती। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम अच्छे से सिंगुलरिटी को समझेंगे, ये तो थी डेफिनेशन, अब आपको समझना है। ठीक है, ये है अपने पास सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी टू टाइप की होगी भाई, एक तो होगी अपने पास आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एक अपने पास होती है भाई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आगे भी बात समझ में, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दो तरह की सिंगुलरिटी होती है, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। शॉर्ट फॉर्म में हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब अगेन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थ्री टाइप की होती है भाई, पहली होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरी अपने पास होती है पोल सिंगुलरिटी और तीसरी अपने पास होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, पोल सिंगुलरिटी जो होती है, पोल सिंगुलरिटी जो होती है उसकी लिमिट जो होती है, मान लेते हैं एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे सिंगुलरिटी दे रहा है,
हम सपोज कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे सिंगुलरिटी दे रहा है, तो जो लिमिट होगी जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड वो एग्जिस्ट करेगी भाई, एग्जिस्ट, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। कैसे? फाइनाइटली। अगर पोल सिंगुलरिटी है तो अपने पास लिमिट जो रहेगी जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड वो एग्जिस्ट करेगी इनफाइनाइटली। कैसे? इनफाइनाइटली। और एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट होगी। बात समझ में आई? सिंगुलरिटी की कहानी समझ में आई? सिंगुलरिटी टू टाइप की होती है, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, एक अपने पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थ्री टाइप की होती है, एक तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है, एक पोल सिंगुलरिटी होती है, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी दे रहा है, तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे एफ ऑफ जेड की जो लिमिट होगी वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। अगर पोल सिंगुलरिटी दे रहा है तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करेगी इनफाइनाइटली, मतलब उसकी लिमिट लोगे जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड की वो इनफाइनाइट आएगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी आ जाए तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? इतना इतना क्लियर हो गया है? ठीक है। अब अपने पास आता है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो मैंने बता दिया थ्री टाइप्स की होती है। जो अपने पास आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है वो अपने पास क्या होती है? सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट होता है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वो किसी भी टाइप की हो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट हो, पोल सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट हो, एसेंशियल सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट हो, यानी कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सिंगुलरिटी जो होगा उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्या होगा अपने पास? लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जो रहेगा दैट इज कॉल्ड द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब अपने पास आता है अगर जीरोज का लिमिट पॉइंट हो जाए तो, अगर जीरोज का लिमिट पॉइंट हो जाए तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज अगर कहीं आ जाए, क्या आ जाए? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, मैं तो ये कहूंगी आइसोलेटेड को भी छोड़ो, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी लिख लो ब्रैकेट में। वो बस एक ही टाइप की सिंगुलरिटी होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या बोलते हैं उसको? आइसोलेटेड। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, ऊपर बता देते हैं। ये समझ में आया? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है? लिमिट पॉइंट ऑफ द सिंगुलरिटी जो होगा दैट इज कॉल्ड द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहां तक करो, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड, जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी, अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो है ही, क्योंकि सिंगुलरिटी का एक पार्ट होता है ना आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये अपने पास क्या होगी? अगर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आ जाए तो अपने पास क्या होगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। और लिमिट पॉइंट ऑफ द सिंगुलरिटी आ जाए, लिमिट पॉइंट, नेक्स्ट लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, अगर लिमिट पॉइंट हो जाए सिंगुलरिटी का तो उसको बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और जीरोज का लिमिट पॉइंट आ जाए तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर हो गया भाई इतना? ठीक है। अब आपको निकालना आना चाहिए किसी फंक्शन की जीरोज किस ऑर्डर की होगी और सिंगुलरिटीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक बार जीरोज बता देती हूँ, फिर तीनों सिंगुलरिटी को जो हमने कहा था आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल होगी, पोल होगी, एसेंशियल होगी, मैं तीनों का एक्सप्लेन कर दूंगी।
पहली अपनी सिंगुलरिटी क्या, पहले अपने पास हमें चाहिए जीरोज, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जीरोज, अपने पास हमें निकालनी है जीरोज किस ऑर्डर की होगी, ऑर्डर ऑफ द जीरोज। अब हमें एफ ऑफ जेड, लेट अस सपोज दैट एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है एट z इज इक्वल टू जीरो, यानी कि z इज इक्वल, इसकी कोई सिंगुलरिटी तो है ही नहीं क्योंकि फंक्शन कैसा है एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शन के पास क्या नहीं होती, कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती। तो z इज इक्वल टू जीरो पे, यानी z इज इक्वल टू जीरो कितने ऑर्डर की जीरोज होगी इसकी, देखो भाई आपको क्या चेक करना, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, ये आ गया 2z, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो पे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, फिर आप एफ डबल डैश लो, वो अपने पास क्या आ जाएगा 2, और एफ डबल डैश जीरो अपने पास 2 नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी अपने पास कोई भी डेरिवेटिव यानी कि जेड नॉट पे उसका nth डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए इफ, तो देन एफ ऑफ जेड हैज z इज इक्वल टू जेड नॉट इज जीरो ऑफ ऑर्डर n। ये बहुत मैटर करेगा आगे जाके ऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पास जैसे जेड स्क्वायर था कि इसके पास z इज इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो कैसे निकालते हैं जीरो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, ऐसे ही निकालते हो ना, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो z इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है z इज इक्वल टू जीरो इसकी जीरोज है, मतलब इसका रूट है, लेकिन वो कितनी ऑर्डर की जीरोज है ये कैसे निकालोगे, उसका डेरिवेटिव निकाल दो, जो भी उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आएगा जिस भी ऑर्डर का, वही उस जीरो का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर की जीरो है, ये क्या है अपने पास इस फंक्शन, इस एफ ऑफ जेड के पास है कैसे सेकंड ऑर्डर जीरो है, समझ में आया भाई, जीरो किस ऑर्डर की है सेकंड ऑर्डर की जीरो है, जेड की क्यूब आएगा उसके पास थर्ड ऑर्डर की जीरो होती है, जेड की पावर एन आ जाएगा उसके पास एन ऑर्डर की जीरो होती है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है, चलो अब करो भाई, सबसे पहले हम करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती क्या, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है भाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में एफ ऑफ जेड अपने पास कोई भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी लिखो भाई, एन ये भी कैसी होती है एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू जेड नॉट इज सेड टू बी, इज सेड टू बी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसको क्या बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसको हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलेंगे इफ इट कैन बी, इफ इट कैन बी removed, if it can be removed so that, remove कर दिया जाए so that f become analytic। ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये तीनों ही आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो होगी, z इज इक्वल टू जेड नॉट एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, उसको हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहेंगे अगर हम उसको रिमूव करके कर पाए, और रिमूव करके फंक्शन को क्या कर पाए एनालिटिक कर पाए। एग्जाम्पल देखना, जैसे अपने पास एफ ऑफ जेड दे देगा साइन ऑफ जेड इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और इफ जेड इज इक्वल टू जीरो दे दिया 5, ये दे दिया, इस फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इस फंक्शन के पास क्या है रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है भाई, इस फंक्शन के पास क्या है रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, तो आप क्या लिखोगे एफ ऑफ जेड हैज removable singularity, f of z has removable singularity at z is equal to 0। लेकिन हमें कैसे पता चला ये रिमूवेबल है, क्योंकि इस फंक्शन को हम एनालिटिक बना सकते हैं अगर मैं इस 5 को रिप्लेस कर दूं जीरो से, अगर इस 5 को रिप्लेस कर दिया जाए जीरो से तो ये फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा एनालिटिक हो जाएगा जीरो पे। तो हम क्या कह सकते हैं इस रिमूवेबल सिंगुलरिटी को रिमूव करके अगर फंक्शन को एनालिटिक बनाया जा सकता है दैट इज कॉल्ड द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर हम इसको एनालिटिक बना पा रहे हैं तो ये फंक्शन अपने पास क्या रहेगा एनालिटिक हो जाएगा, अगर रिमूव कर लेंगे तो एनालिटिक, और अगर ऐसा कर पा रहे तो कैसे सिंगुलरिटी रहेगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी।
और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। आप जीरो पे इसकी लिमिट लेना, क्या आएगी, जीरो, जीरो आएगी जीरो पे इसकी लिमिट। तो यानी कि लिमिट कैसे हुई, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, तो इसकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइटली। तो वहां से भी हमें पता चल गया कि कैसी सिंगुलरिटी इस फंक्शन के पास, जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी दे रहा है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक। इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट है वे और लिखो। इसके 2-3 नोट है, 2-3 नोट लिखो। पहला नोट है f has removable singularity, f has removable singularity at z is equal to z नॉट। अगर ऐसा हो तो लिमिट जो लेंगे हम, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z एग्जिस्ट करेगी, कैसे, फाइनाइटली। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, अगर z माइनस z नॉट f ऑफ z कर दिया जाए तो ऑलवेज जीरो आएगा। जैसे हमने लिया था यहाँ पे साइन z, क्या ही लिया था ना, लिमिट लेनी थी मुझे z इज इक्वल टू जीरो पे। z माइनस अगर मेरे पास जीरो कर दिया जाए तो भी अपने पास जीरो ही आएगा। इसकी तो वैसे ही जीरो आ रही है, कहीं आगे आएगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी का, तो बताती हूँ कैसे करना है। z माइनस z नॉट f ऑफ z क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी लिमिट हमेशा फाइनाइट आएगी। ठीक है, इसकी लिमिट क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। क्लियर है भाई। फोर्थ पॉइंट लिखो, f is bounded in neighborhood of z नोट। फंक्शन जो रहेगा वो बाउंडेड रहेगा इन नेबरहुड ऑफ z नोट में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ तो आपको पता ही है, f कैन बी redefined become एनालिटिक। फंक्शन को रीडिफाइन किया जा सकता है और वो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर एनालिटिक हो जाएगा। क्लियर है भाई ये पांचों पॉइंट। f क्या होगा, अगर f के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। अगर z माइनस z नोट कर देंगे तो उसकी लिमिट हमेशा जीरो आएगी। f जो है वो बाउंडेड होगा z नोट की नेबरहुड में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि f को हम रीडिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद वो फंक्शन क्या बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा। क्लियर है। एक और नोट लिख लो इसी के साथ, सिक्स, इफ f ऑफ z हैज removable singularity at z naught, then e की पावर f of z has also removable singularity at z is equal to z naught। ठीक है भाई, अगर f of z के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो e की पावर f of z के पास भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट लिखो पोल सिंगुलरिटी। सेकंड क्या है अपने पास, पोल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट है पोल सिंगुलरिटी। पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, लिखो एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी at z is equal to z naught of f of z is said to be पोल सिंगुलरिटी। उसको क्या कहेंगे हम, पोल सिंगुलरिटी कहेंगे। इफ लिमिट, अगर अपने पास लिमिट हम लें और इन वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर m लिख लेते हैं, पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर m इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या आ जाए, लिमिट कैसी होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट लो आप, z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट आनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने f ऑफ z ले लिया 1/z एट z इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना, इसकी लिमिट इनफाइनाइट आएगी। आपने ले लिया f ऑफ z 1 बाय में साइन z,
z इज इक्वल टू एन पाई पे इसकी लिमिट जो रहेगी वो हमेशा पोल रहेगी, लिमिट इनफाइनाइट आएगी। क्लियर हो गया भाई। एक अपने पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, हम उसको पोल सिंगुलरिटी कहेंगे। कब कहेंगे? इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z क्या आ जाए अपने पास? इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक। अब इसके लिखो पॉइंट। ये आपको सिंगुलरिटी अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, पहला पॉइंट, f has pole singularity at z is equal to z। क्या होगी f के पास? पोल सिंगुलरिटी होगी एट z इज इक्वल टू z नोट पे। ठीक है, क्या होगी? पोल सिंगुलरिटी होगी z इज इक्वल टू z नोट ऑफ ऑर्डर m, m ऑर्डर का पोल दे रहा है भाई। ठीक है, क्या दे रहा है? m ऑर्डर का पोल दे रहा है। तो अपने पास दूसरा पॉइंट, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट लेना f ऑफ z, वो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगी जो इसकी ये होगी। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, z माइनस z नॉट की पावर m f ऑफ z क्या आएगी? l लिमिट आएगी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू, अगर ये वैल्यू अपने पास जीरो दे रही है तो पोल होगी, और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी देगी z माइनस z नॉट की पावर m f ऑफ z, अगर इन्फिनिटी देगा तो हम आगे पढ़ेंगे एसेंशियल होगी, लेकिन z माइनस z नॉट की पावर m f ऑफ z अगर अपने पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो पोल सिंगुलरिटी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1/z का एट z इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करो, ये क्या दे रहा है? इसकी पावर 1 है तो सिंपल पोल दे रहा है, तो आप z माइनस जीरो की पावर 1, f ऑफ z की वैल्यू कितनी? 1/z, तो ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा z इंटू 1/z, कितना आ गया? 1। ये नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब ये पोल सिंगुलरिटी दे रहा है। तो ये जो ये फंक्शन था इसके पास क्या है? सिंपल पोल होगा। 1/z² आ जाता, तो अगर ये होता 1 में z² तो सेकंड ऑर्डर का पोल होता, सेकंड ऑर्डर पोल होता। हमने एक एग्जांपल लिया था 1 में साइन z, 1 में साइन z, तो ये अपने पास क्या दे रहा है? सिंपल पोल। क्या दे रहा है भाई? ये इसको बोलेंगे सिंपल पोल। ठीक है, इसमें भी मैंने z माइनस जीरो करना पड़ेगा और लिमिट निकालनी पड़ेगी z इज इक्वल टू जीरो पे, यही निकालेंगे। तो z बाय में साइन z तो 1 होता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ गई ना वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है? पोल देगा भाई। निकालते कैसे हैं? जो नीचे वाला होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर लो, जो भी वैल्यू आए z की वही अपने पास सिंगुलरिटी होती है। क्लियर हो गया? जो भी नीचे हो चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे z था, z इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो z की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो पे पोल देगा। साइन z इज इक्वल टू जीरो पुट करो, z की वैल्यू n पाई आ गई तो सिंपल पोल होगा। 1 में कोस z आ जाए, 1 में अगर कोस z आ जाए तो आप इसको जीरो के इक्वल पुट करो, कोस z इज इक्वल टू जीरो, तो z इज इक्वल टू में कितना आएगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ पे अपने पास क्या देगा? z इज इक्वल टू, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक में ये नहीं पता कि कोस z जीरो पे z इज इक्वल टू ये आता, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, जो एस्टेट वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोस z इज इक्वल टू में मैंने एस्टेट चैप्टर वाइज पीजीटी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, उसमें जाना और उसमें जाके ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से एक चैप्टर मिलेगा, उसमें सारा सब कुछ ये करवा रखा है कि कहाँ पे जीरोज बनेगी, कहाँ पे 1 बनेगी, वैल्यूज जो है कोस z सा वहाँ पे मैंने रियल में करवा रखी, जैसे रियल में होती है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में होती है। कोस z इज इक्वल टू जीरो, तो z की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे क्या देगा? ये सिंपल पोल देगा। क्लियर है भाई? क्या देगा? सिंपल पोल देगा। और यहाँ पे टेंजेंट z आ जाता, तो आप ये देख लेते टेंजेंट z कहाँ पे जीरो बना रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया ये पॉइंट? ठीक है, यानी कि जैसे इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ पॉइंट से आप कर सकते हो, Zn जब Z नॉट को टेंड करेगा ना, तो f ऑफ Zn जो है किसी L को टेंड करेगा या इन्फिनिटी को टेंड करेगा। किसको टेंड करेगा? Zn टेंड्स टू Z नॉट, f ऑफ Zn इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड द पोल। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट अपने पास आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। नहीं एक और रह गया भाई, रुको एक और रह गया, लास्ट पॉइंट एक और लिखो। इफ
f of z has pole at z is equal to z naught, then e की power f of z has essential singularity at z is equal to z naught। उसमें क्या था कि अगर अपने पास f of z रिमूवेबल दे रहा तो e की पावर f of z भी रिमूवेबल दे रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे f of z पोल दे रहा हो तो e की पावर f of z एसेंशियल सिंगुलरिटी देंगे उस पॉइंट पे। क्लियर हो गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास आती है सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट अपने पास आ रही है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी ये भी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z is equal to z naught of f of z। ये क्या रखा है, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z is equal to z naught of f of z is said to be एसेंशियल। एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हम एसेंशियल सिंगुलरिटी कहेंगे, is said to be essential singularity if limit z tends to z naught f of z does not exist। अगर उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे उस पॉइंट पे तो हम कहेंगे कि उस पे कैसे सिंगुलरिटी है, एसेंशियल। एग्जांपल लिखो भाई, e की पावर 1/z लिख सकते हो, एग्जांपल साइन 1/z लिख सकते हो, कोस 1/z लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो फंक्शन रहेंगे ये क्या देते हैं, all are essential singularity at z is equal to 0। ये सारे के सारे क्या देंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी देंगे z is equal to 0। क्लियर हो गया है इतना, क्लियर है इतना? ठीक है, एक तो एसेंशियल सिंगुलरिटी ये होता है, दूसरा एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है, एक पॉइंट इसी के अंदर लिख लो नेक्स्ट, जीरोज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, limit point of zeros has essential singularity। अगर कोई भी जीरोज का लिमिट पॉइंट है तो वो क्या होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा उस पॉइंट पे। अगर जीरोज का कोई लिमिट पॉइंट है तो f ऑफ z की एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा उस पॉइंट पे। क्लियर है भाई, क्लियर है? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था e की पावर 1/z और मैंने कहा था एट z इज इक्वल टू 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तभी तो मैंने कहा था कि एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एसेंशियल सिंगुलरिटी। कैसे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, आप लोगे 1 में 2n पाई और 1 में 2n, 1/2n पाई, 1 में -2n पाई लिख लो या n पाई लिख लो, उससे तो क्या ही है, 1 में n -1 पाई, दोनों 0 पे जाएगा जब लिमिट लोगे आप, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ से f ऑफ 1/n निकालना भाई, यहाँ पे पुट करोगे तो e की पावर 1/n, लिमिट क्या रखोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर -1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, ये वैल्यू कितना देगा 1, और ये वैल्यू कितना देगा भाई, सॉरी 1/n थोड़े होगा, यहाँ पे तो n हो जाएगा ना, 1/z है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -n, तो ये क्या देगा अपने पास, ये तो देगा इन्फिनिटी, और ये कितना देगा 1/∞ 0। ये कैसे हो जाएगा, 1/e की पावर है, लिमिट लोगे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी, 1/∞ 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ये 0। देखो ये वैल्यू अपने पास लिमिट सेम दे रहा है और इनके f लगाने पर लिमिट अलग लगा रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर है इतना?
आई होप क्लियर हो गया। इन सिमिलर वे आप साइन 1/z में देखोगे, कोस 1/z में देखोगे, आप लेके चलोगे, जैसे साइन 1/z आ जाए तो क्या करोगे, आप लेके चलोगे 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 2, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी दोनों जीरो देगी। इसमें लोगे तो क्या होगा, साइन 2n पाई जीरो दे देगा, और यहाँ पे क्या देगा, प्लस माइनस 1। तो लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होगा एट z इज इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली कोस में कर सकते हो। ठीक है भाई, आई होप अब आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। एक थ्योरम है, वैसे सिलेबस में तो है नहीं मेंशन, पर फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। कैसोरथी वेस्ट्रास थ्योरम क्या है, कैसोरथी वेस्ट्रास थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, कैसोरथी वेस्ट्रास थ्योरम कहती है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, कोई फंक्शन है f हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्या दे रहा है, एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है एट z इज इक्वल टू z नॉट पे। ये कह रखा है कि z इज इक्वल टू z नॉट पे अगर कोई फंक्शन एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है तो f ऑफ z नॉट अगर आप लोगे, f ऑफ z नॉट लोगे और उसके नेबरहुड, f ऑफ z के नेबरहुड में, मैंने क्या कहा, कोई फंक्शन है जो एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है एट z इज इक्वल टू z नॉट में, तो कैसोरथी वेस्ट्रास थ्योरम कहती है कि उसके नेबरहुड के अंदर उस फंक्शन की जिस पॉइंट पे वो एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है उस पॉइंट पे f ऑफ z की जो नेबरहुड लोगे उसकी नेबरहुड में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा, यानी कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स यूनियन इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा पूरा का पूरा उसकी नेबरहुड में अगर z नोट पे कोई फंक्शन एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है। z नोट पे अगर कोई फंक्शन एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है तो कैसोरथी वेस्ट्रास थ्योरम कहती है कि उसके नेबरहुड के अंदर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जीरोज हो गया है, कुछ रिजल्ट है भाई, कुछ रिजल्ट है जो आपको लिखने हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने चाहिए। थ्योरी मैंने आपको सारा दे दिया है, कंटेंट मैं आपको सारा करवा रही हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लगातार। ठीक है, बार बार कंटेंट को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना आप कर पाए मैक्सिमम करिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कुछ रिजल्ट है, और इसके साथ साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो कुछ नया कुछ निकल के आएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, कोई मैं चीज़ टॉपिक दोबारा करवाऊंगी या कुछ कोई बुक बताएगा कि ये बुक पढ़नी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करना। और कमेंट तो करते ही हो आप, तो कमेंट करना अच्छे या बुरे जो भी आपको लगे। ठीक है, रिजल्ट्स में पहला है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज। जीरोज का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या देता है भाई, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है। क्या देता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर लिमिट पॉइंट ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाए या लिमिट पॉइंट ऑफ पोल आ जाए या लिमिट पॉइंट ऑफ एसेंशियल सिंगुलरिटी, तीनों ही नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देंगे। क्या देंगे, तीनों ही नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देंगे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, अपने पास मैंने एफ ऑफ जेड हमने ले लिया 1 में साइन जेड, हमें पता है z इज इक्वल टू एन पाई पे ये क्या दे रहा है, सिंगुलरिटी। मैंने बताया था नीचे वाले को 0 पुट कर दो, जो भी आएगा वो अपने पास सिंगुलरिटी आएगा। यहाँ पे ये अपने पास z इज इक्वल टू एन पाई पे क्या आ रहा है भाई, सिंगुलरिटी दे रहा है। तो कैसे सिंगुलरिटी दे रहा है, पोल। इसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालोगे, जो भी आपकी सिंगुलरिटी है उसमें जहां पे n आ रहा है n को इन्फिनिटी टेंड करवा दो, n को इन्फिनिटी टेंड करोगे तो z किस पे टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे।
तो ये इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, किसका, सिंगुलरिटी का। तो सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसे सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। वो पूछेगा ऐसे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड, और n पाई पे क्या होगी, सिंपल पोल। कैसा होगा, सिंपल पोल होगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर जेड होता तो 2 ऑर्डर का पोल, साइन की क्यूब जेड होता 3rd ऑर्डर का पोल, साइन की पावर n जेड होता तो n ऑर्डर का पोल हो जाता, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे z टेंड्स टू इन्फिनिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब लेट अस सपोज दैट f ऑफ z अपने पास होता साइन z, साइन z, तो आप इसकी क्या निकालते, जीरोज निकालते। किस पे होती इसकी जीरोज, इसकी z इज इक्वल टू n पाई क्या होती, जीरोज होती, जीरोज होती। और अब जीरोज का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे कैसे सिंगुलरिटी होती, इन्फिनिटी पे एसेंशियल सिंगुलरिटी होती, और z इज इक्वल टू n पाई पे क्या होती, जीरोज होती। वो किस ऑर्डर की जीरोज होगी, आप निकालोगे f ऑफ z इज इक्वल टू में f ऑफ z का कौन सा डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, वो उसी ऑर्डर की जीरोज हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है इतना, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक खत्म हो गया है इसमें। ठीक है, मैं ज्यादा एग्जाम्पल करवा नहीं रही क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको खुद ही करने। एक रिजल्ट और लिख लो, जीरोज ऑफ, एक रिजल्ट और लिख लो भाई, जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट, जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। चलो ये तो रहने दो, रहने दो, आइसोलेटेड होगा, रहने दो, ये तुम्हारे काम का ही नहीं है। ठीक है भाई, अब कुछ एंटायर फंक्शन होते हैं जिनकी सिंगुलरिटी होती नहीं है, ई की जेड की नो सिंगुलरिटी, साइन जेड नो सिंगुलरिटी, कॉस जेड नो सिंगुलरिटी, ई की पावर साइन जेड नो सिंगुलरिटी, ई की पावर कॉस जेड नो सिंगुलरिटी, ई की पावर साइन हाइपरबोलिक जेड नो सिंगुलरिटी, ई की पावर कोस हाइपरबोलिक जेड नो सिंगुलरिटी, साइन हाइपरबोलिक जेड नो सिंगुलरिटी, कोस हाइपरबोलिक जेड नो सिंगुलरिटी, जेड का कॉन्जुगेट नो सिंगुलरिटी। ये जो है सारे के सारे ये इसको छोड़कर सारे एंटायर फंक्शन होते हैं नो सिंगुलरिटी, ये कहीं भी एनालिटिक नहीं होता, नो सिंगुलरिटी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है। एक और लिख लो साथ में, मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, a function f of z is said to be मैरोमॉर्फिक if f of z has only pole singularity। भाई जो f ऑफ z दे रखा है उसके पास सिर्फ पोल सिंगुलरिटी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन मैरोमॉर्फिक है। या तो उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी ना हो, और अगर सिंगुलरिटी है तो सिर्फ उसके पास पोल सिंगुलरिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मैरोमॉर्फिक फंक्शन। उसको क्या कहेंगे हम, मैरोमॉर्फिक फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल लिखना है तो f ऑफ z इज इक्वल टू लिख लो 1 में साइन z, इसके पास एन जेड पे सिर्फ मैरोमॉर्फिक सिर्फ पोल सिंगुलरिटी देता, दैट इज कॉल्ड द मैरोमॉर्फिक फंक्शन। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई। चलो ये था अपना सिंगुलरिटी का टॉपिक। ठीक है, ये था सिंगुलरिटी का टॉपिक। एक मिनट में थोड़ा सिलेबस के टॉपिक देख लेती हूँ कौन कौन से रह गए हैं। सिंगुलरिटी हो गया है, अब हमें करना है टेलर सीरीज एंड इट्स एग्जाम्पल और ल्योरेंट सीरीज एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक है भाई, चलो टेलर सीरीज, नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, टेलर सीरीज। नेक्स्ट है टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज में क्या लिखना है, इफ एफ है, इफ एफ इज एनालिटिक, इफ एफ इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z नॉट,
अगर अपने पास f एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू z नोट पे, देन f can be written as, then f can be written as a sum of power function, sum of power series, sum of power series with center at z is equal to z नॉट। सेंटर क्या ले लिया हमने, z इज इक्वल टू z नॉट। अगर अपने पास f एनालिटिक है तो f को हम सम ऑफ पावर सीरीज लिख सकते हैं विद सेंटर इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, टेलर सीरीज कहेंगे, टेलर सीरीज। समझ में आया? उसको हम क्या कहेंगे, टेलर सीरीज कहेंगे। फिर अपने पास लिखो टेलर थ्योरम क्या होती है। फिर टेलर थ्योरम में लिखना है जैसे टेलर सीरीज होती है, इफ f इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z नॉट, f अगर एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, तो देन f ऑफ z को हमें लिखना है समेशन n इज इक्वल टू, ऑलवेज जीरो से स्टार्ट करोगे, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट की पावर n। ये भाई टेलर सीरीज है अबाउट z इज इक्वल टू z नॉट। सेंटर के अबाउट निकालते हैं हमेशा, ठीक है। जो भी आप सेंटर लेके चलो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सीरीज, ठीक है। वीहर an की वैल्यू कितनी है भाई, nth डेरिवेटिव एट z नॉट डिवाइड बाय में n फैक्टोरियल। समझ में है? ये n फैक्टोरियल है भाई, ठीक है। तो क्या होगा, f अपने पास टेलर थ्योरम कहती है f अगर एनालिटिक है, हमेशा टेलर थ्योरम एक एनालिटिक फंक्शन पे ही लगती है। उस पॉइंट जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसके ऊपर f एनालिटिक होना चाहिए। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप उस पॉइंट पे फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, तभी आप टेलर सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। टेलर सीरीज कहती है कि f अगर एनालिटिक है और देन तो f ऑफ z को हम लिख सकते हैं an z माइनस z नोट की पावर n होगा, n 0 टू इन्फिनिटी, और an की वैल्यू होती है nth डेरिवेटिव एट z नोट बाय में n फैक्टोरियल। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द टेलर थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टेलर थ्योरम, और ये थी टेलर सीरीज। एग्जाम्पल भी करेंगे इसके, ठीक है। कुछ नोट लिख लो, 2 नोट है जो मैंने अभी बोले हैं वही लिखवा दूंगी। टेलर सीरीज इज ए पॉइंट ऑफ एनालिटिसिटी। टेलर सीरीज इज ए पॉइंट ऑफ एनालिटिसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज ऑफ f अबाउट z इज इक्वल टू z नॉट इक्वल होगी भाई, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी टेलर सीरीज की अबाउट z इज इक्वल टू z नॉट टेलर सीरीज है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ z नॉट फ्रॉम नियरेस्ट सिंगुलरिटी। जैसे अपने पास कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं, एक और पॉइंट लिखो फिर एग्जांपल देती हूँ। टेलर सीरीज इज यूनिक। टेलर सीरीज हमेशा क्या होती है, यूनिक होती हैं, तो इसको किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है।
क्लियर है? अगर अपने पास कोई फंक्शन एनालिटिक है, मतलब पूरी की पूरी डोमेन पे एनालिटिक है, पूरे के पूरे सी पे एनालिटिक है, तो एंटायर हो जाएगा। अगर अपने पास एफ ऑफ जेड एंटायर है तो रेडियस ऑफ फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ एफ ऑफ जेड इज एंटायर then radius of convergence is infinity। अगर कभी भी आपको एफ ऑफ जेड एनालिटिक दे रखा तो उसकी कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, तो नियरेस्ट सिंगुलरिटी कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसके सेंटर से क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई? लिखो भाई। अब मैंने इसी वजह से, ताकि आपको सिंगुलरिटी का पता हो, तभी मैंने सिंगुलरिटी पहले करवाया, यही एक रीजन था सिंगुलरिटी आपको पहले पढ़ाने का, ठीक है? ताकि आप देखो, जैसे अपने पास e की पावर z है, साइन z है, कोस z है, अपने पास साइन z कोस z, e की पावर साइन z है, e की पावर कोस z है, या फिर अपने पास साइन हाइपरबोलिक z है, या फिर अपने पास कोस हाइपरबोलिक z है। इन सब की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर आपसे पूछ ले तो वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इनके सेंटर अगर आप जीरो लेके चलोगे तो इनकी सिंगुलरिटी कहीं है ही नहीं, तो कहीं अगर सिंगुलरिटी है नहीं तो इनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। नियरेस्ट सिंगुलरिटी तो कोई मिल ही नहीं रही। अगर आपके पास एफ ऑफ जेड दे दिया जाए log 1 प्लस जेड, ये दे दिया भाई log 1 प्लस जेड, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी अपने पास? 1। सेंटर को अगर मैं 1 लेके चलूंगी तो मुझे सिंगुलरिटी कहाँ दे रहा है ये फंक्शन? ये सिंगुलरिटी अपने पास किस पे देगा? ये फंक्शन -1 पे देगा। तो नेगेटिव में जाए, नेगेटिव पे जाए या पॉजिटिव में जाए, हमें तो डिस्टेंस लेनी होती ना, तो 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी कितनी होगी? log 1 प्लस जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगी। क्लियर हो गया भाई? अगर आपसे कोई और फंक्शन पूछ लिया जाए, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखती हूँ, 1 बाय में 1 प्लस जेड, हमें पता है z इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि अबाउट z इज इक्वल टू 0 लिखना है हमें, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी? इसका पोल सिंगुलरिटी क्या आ रही है? -1, यही आ रही है। तो और सेंटर हम क्या लेके चले हैं? 0, तो 0 से -1 की डिस्टेंस कितनी है? 1, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर हो गया? अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो 2 प्लस जेड, और यहाँ मैं लिख रही हूँ सेंटर में मान के चली हूँ 1, तो इसकी सिंगुलरिटी कहाँ आ रही है? -2 पे। सेंटर पॉइंट कितना है? 1, तो इसकी डिस्टेंस अपने पास कितनी आ जाएगी भाई? 1 से कोई चीज है, यहाँ 1 है, ये 0 होगा, ये -1, ये -2, ये -2 पे है, और यहाँ 1, 1 2 3, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे -1 ले लेती तो इसकी रेडियस कितनी आती? 1 आती। क्लियर है अभी इतना? क्लियर है किस तरह से हम उसकी जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी होगी वहां से हमें क्या निकालना होता है? उसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? उसकी नियरेस्ट सिंगुलरिटी से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है? ठीक है भाई? अब हमें निकालनी है टेलर सीरीज। किस तरह से क्वेश्चन पे लगाओगे आप? जैसे अपने पास दे दिया, एक एग्जांपल लो भाई, एफ ऑफ जेड आपको दे दिया 1 बाय में जेड, और ये कह रखा है कि अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 निकालो, अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 निकालो, जेड इज इक्वल टू 0 नहीं, जेड इज इक्वल टू 2, अबाउट जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है? अबाउट आपको निकालना है। चलो पहले उससे इजी कर देते हैं। एफ ऑफ जेड 1 बाय 1 माइनस जेड है, 1 बाय 1 माइनस जेड है, और अबाउट निकालना आपको जेड इज इक्वल टू 0। सेंटर आपको ये रखना है। ठीक है भाई? ये जो है अपने पास, इसको क्या करोगे? 1 माइनस जेड का इनवर्स लिखोगे इसको। जब भी इसकी एक्सपेंशन खोलोगे इसको जेड माइनस 0 ही बनाओ, क्योंकि हमें इस 0 को इधर ले आओ, जेड माइनस 0 टाइप का ही बनाना है, तो जेड माइनस 0 बना लो इसको, तो ये तो ऑलरेडी ही है। ठीक है? तो इसकी एक्सपेंशन कैसे खुलती है? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे खुलेगी। माइनस है तो सब में प्लस आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा z की पावर n। ठीक है? जेड माइनस, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? ये लिख सकती हूँ ना, n इज इक्वल टू 0 जेड माइनस 0 की पावर n।
क्लियर हो गया है भाई। अगर यहीं पे ये आ जाता, अगर अपने पास ये दे दिया जाता, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो इसी का, एफ ऑफ जेड दे दिया जाए 1 प्लस में जेड है एट जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, जब भी ये आता है तो इसमें प्लस माइनस, प्लस आ जाता तो प्लस माइनस के साइन हो जाते हैं, जेड की पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ जेड 1 बाय में जेड दे दिया और ये कह दिया जाए अबाउट जेड इज इक्वल टू 2 लिखो। अब इसमें सेंटर में तुम्हें 2 बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि -2 + 2 कर दूं, कर सकती हूँ ऐसा, ठीक है। अब इसमें से 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, इसको इकट्ठा रखो और इस 2 को बाहर ले लो, तो 1 बाय में 2 बाहर ले लोगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, जेड -2 बाय में 2, ठीक है भाई। अब देखो मैंने सेंटर ऐसा बना लिया, जेड को मैं इधर, 2 को मैं इधर लेके आऊंगी, दैट इज कॉल्ड द जेड, जेड 2 को इधर लेके आऊंगी, सेंटर जेड -2 बन गया, यही कह रखा था सेंटर 2 आना चाहिए, ये बन गया, जेड -2 इज इक्वल टू 0 रखोगे, जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेंटर बन गया। अब इसको क्या लिखोगे भाई, 1 बाय में 2 समेशन, यहाँ पे प्लस है तो -1 की पावर क्या आ जाएगी n, अगर यहाँ माइनस आता तो ये नहीं आता, ठीक है। और जो भी ये बचा हुआ ना इसको एज इट इज लिख दो, जेड -2 की पावर 2 की पावर n, ठीक। अब इस 2 को अलग से लिख लो, इसको ये लिख सकते हो ना, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, 2 की पावर n ये और एक ये, कितना बन गया भाई 2 की पावर n प्लस 1, ये क्या बन गया भाई z -2 की पावर n। इतना क्लियर है, इतना अच्छे से समझ आ गया आपको। जो भी आपको सेंटर वो बोले ना वैसा ही सेंटर, अब यही अगर यही देता, मान लेते हो एग्जाम्पल यही दे देता 1 बाय जेड, वो चेंज क्या करेगा, वो बोलेगा अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 निकालो, अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 निकालो। क्लियर हो गया भाई। मैंने ना फर्स्ट एक एग्जांपल लिखा था, वो अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि जेड इज इक्वल टू 0 पे मैं क्यों नहीं निकाली, जेड इज इक्वल टू 0 पे वो पूछेगा नहीं, क्योंकि टेलर सीरीज लगेगी तब ना जब फंक्शन एनालिटिक होगा उसमें, तो जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या नहीं है, एनालिटिक ही नहीं है। तो इस पे खोलना भाई, ये क्या बनेगा, मुझे ये सेंटर बनाना पड़ेगा, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और 1 ऐड कर दूंगी। सेंटर मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो इसको रखूंगी साथ में, अगर -1 चाहिए होता तो इन दोनों को साथ में रखती, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 1 बाय में 1 प्लस जेड -1 कर लो। इसकी मैं एक्सपेंशन खोलूंगी तो क्या बनेगी -1 की पावर n जेड -1 की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आया भाई, ये होगी टेलर सीरीज। क्लियर है। वो या तो आपसे टेलर सीरीज पूछेगा, टेलर सीरीज नहीं पूछेगा तो वो कोफिशिएंट पूछेगा, n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, n की जगह 3 पुट करो, n की जगह 4 पुट करो, ऐसे पूछेगा, b0 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू। क्लियर हो गया भाई, टेलर सीरीज इस तरह से लिखते हैं। इसी से मैं कोई और लिखवा देती हूँ तुम्हें, जैसे ये दे दिया जाए एफ ऑफ जेड 1 बाय जेड प्लस 2 दे दिया जाए और अबाउट पूछ लिया जाए जेड इज इक्वल टू 3 निकालो। अब मेरे पास 3 यहाँ है ही नहीं सेंटर में, मुझे चाहिए 3, तो 3 रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा यहाँ और +3 करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे चाहिए z -3 को इकट्ठा चाहिए, ये 2 है भाई, ठीक है। मुझे z -3 इकट्ठा चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बाय जेड -3 प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5, और मुझे 5 तो चाहिए ही नहीं ना, 5 को बाहर ले आओ, जो भी कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले आओ, 1 बाय में 5, ये क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस जेड -3 बाय में 5। क्लियर हो गया भाई, z -3 बाय में 5। अब इसके एक्सपेंशन लिख दो, इसके एक्सपेंशन कैसे होती है, 1/5 तो बाहर पड़ा रहेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू, बीच में प्लस है तो -1 की पावर क्या आएगी n, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो एज इट इज आ जाता, जो भी बचा हुआ है इसकी पावर n लिख दो। ये अपने पास टेलर सीरीज, इस 5 की पावर n को और 5 को इकट्ठा करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना चाहो ऐसे पड़ा रहने दो, दैट इज कॉल्ड द टेलर सीरीज। आई होप आप टेलर सीरीज लिखना समझ गए होगे किस तरह से, किसी का भी जो भी वो पूछ रहा ना जिसके अबाउट, वैसा ही नीचे बना दो, ठीक है, वैसे जैसा वो पूछ रहा है वैसा ही नीचे बना दो, बचा हुआ कॉन्स्टेंट को बाहर ले आओ, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेलर सीरीज अपना हो गया ना खत्म। टेलर सीरीज में बस इतना ही है, आपको टेलर सीरीज लिखनी आनी चाहिए। और मैंने ये बता दिया कि जो भी आपने, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने z -1 की पावर n लिखा था, 5 की पावर n आ गया था,
और -1 की पावर n और बाय में 5 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कितना है 1, और ये देखो जो आपके पास f ऑफ z दे रखा है वो सिंगुलरिटी कहाँ पे दे रहा है, तो इस पॉइंट से सिंगुलरिटी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। समझ में आ गई भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आगे रह गया लोरेंट। अगर मैं आज ही लोरेंट भी सोच के आई हूँ कि लोरेंट करवाऊंगी, लेकिन लोरेंट करवाऊंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो लोरेंट मुझे लगता है कल करवानी चाहिए मुझे, रेजिड्यू भी और लोरेंट सीरीज भी दोनों ही कल करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों करवा दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लोरेंट वहां लगती है जहां पे लोरेंट दोनों में लगती है। अगर एनालिटिक है वहां पे भी लोरेंट होगी, फिर वो अलग से लोरेंट नहीं होगी, इसको टेलर सीरीज ही बोल देंगे अगर एनालिटिक है। जिन पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है ना, उन पॉइंट पे निकालने के लिए हमें लोरेंट सीरीज की जरूरत पड़ी थी, तो लोरेंट सीरीज हम कल करेंगे। ठीक है भाई, चलो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।